एआई एमआईएम के मुखिया हैं असदुद्दीन ओवैसी और इन दिनों बिहार चुनाव में प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी का एक सोशल मीडिया पर उनके ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट आया है और जब मैंने उनके इस पोस्ट को देखा तो मेरी आंखें फटी रह गईं क्योंकि उन्होंने एक ऐसी बात कह दी है जो तर्कसंगत बात सच ही नहीं है। लेकिन अगर ये बात कही गई है तो एक बहुत बड़ी साजिश की तरह कही गई है और अब तक इस पूरी साजिश में जो विपक्ष के तमाम दूसरे दल थे वो शामिल थे। लेकिन अब इस साजिश में असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी शिरकत कर दी है। दरअसल बिहार में असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, महागठबंधन के खिलाफ भी बोल रहे हैं और एनडीए के खिलाफ भी बोल रहे हैं। आज उनका एक पोस्ट आया। इस पोस्ट में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर एक टिप्पणी की। खैर वो राजनीतिक टिप्पणी है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा कि जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था। ओवैसी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अंग्रेजों के तलवे चाट रहा था। अब अगर मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के योगदान बताने जाऊंगा तो ओवैसी की कहानी कहाँ जाएगी मुझे नहीं पता। लेकिन ओवैसी ने इस पोस्ट में क्या कहा, उन्होंने कहा कि जब भारत में मुसलमान, हिंदू और दलित अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, इस पूरी लाइन में आप देखिए 3 वर्गों का नाम लिया जा रहा है। एक तो मजहब हो गया जो मुस्लिम है, एक धर्म हो गया, संस्कृति हो गई जो हिंदू है और तीसरा यहां पर दलित का नाम लिया जा रहा है। अब पूरी साजिश को आप समझिए, किस तरह भारत के 16% हिंदुओं पर दुनिया भर के तमाम जो साजिशकर्ता हैं उनकी नजर है और भारत के भीतर भी इन 16% हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और अब ओवैसी भी इस कतार में शामिल हो गए हैं। ये हिंदुओं के साथ दलितों को नहीं जोड़ रहे हैं, ये हिंदुओं का नाम अलग ले रहे हैं, दलितों का नाम अलग ले रहे हैं। मुस्लिम जब कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, तो ओवैसी ये नहीं बता रहे कि मुस्लिम के भीतर कौन सी जाति है, मुस्लिम के भीतर कौन से वर्ग हैं और कौन सा मुस्लिम का संप्रदाय है, सिया कि सुन्नी, अहमदिया कि सूफी। ये ओवैसी ने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने हिंदुओं को बांट दिया। हिंदुओं की जो 80% आबादी फिलहाल भारत में है उसमें से 16% आबादी को उन्होंने अलग से लिखा दलित बताकर। और ये सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी नहीं कर रहे हैं, इस वक्त पूरे भारत में जो विपक्षी दल हैं वो हिंदुओं को तोड़ने के लिए अलग अलग टुकड़ों में इस पूरी साजिश को चला रहे हैं। अब इसमें कौन कौन शामिल है, अब इस बात को समझिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगर आप राजनीति देखें तो 2014 से पहले राहुल गांधी इस तरह की राजनीति नहीं कर रहे थे, लेकिन अचानक मानो विदेश से बाहर से एक टूल किट आया, वो टूल किट राहुल गांधी तक पहुंचा और उन्होंने पूरे भारत में हिंदुओं को बांटने की राजनीति शुरू कर दी। राहुल गांधी किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम ओबीसी वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम पिछड़े वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? हम हिंदुओं के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये राहुल गांधी खुलकर कहते हैं, हमारी लड़ाई हिंदुत्ववादियों के खिलाफ है। लेकिन हम लड़ किसके लिए रहे हैं? हम दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए। अब उत्तर प्रदेश चले जाइए, उत्तर प्रदेश में भी जो अभियान चल रहा है वो यही अभियान है, हिंदू बांटो अभियान, जिसे नाम क्या दिया गया? पीडीए का अभियान, अखिलेश यादव का, समाजवादी पार्टी का। योगी आदित्यनाथ जब कहते हैं एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब आपको सीधा मिल जाएगा समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के सबसे बड़े अभियान में, पीडीए। अब पीडीए क्या है? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। अब अखिलेश यादव कहते हैं कि भाई जो ये पूरे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, ये धर्म की राजनीति करती है, ये एक मजहब की राजनीति करती है, ये हिंदुओं की राजनीति करती है। अब आप इस पूरे बयान को आराम से सुनिएगा, मेरी बात को समझिएगा, तो आपको इस साजिश का पूरा एक एक सिरा समझ में आएगा। लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि हम लड़ाई जो लड़ रहे हैं, हम भी दलित के लिए लड़ रहे हैं, हम पिछड़े वर्ग के लिए, आदिवासी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हम हिंदुओं के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई हिंदुओं की लड़ाई नहीं है।
तो भाई एक बात बताइए कि जो दलित हैं, क्या वो सनातनी नहीं है? जो आदिवासी हैं, क्या वो राम को नहीं मानते? या जो दलित हैं, वो राम को नहीं मानते? अब तक तो ये भारत के कुछ विपक्षी दलों के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन अब आप इस बात को समझिए कि ओवैसी जैसा नेता भी अब इस दलित और आदिवासी वाली राजनीति में आ रहा है। एक तरफ तो ये कहता है असदुद्दीन ओवैसी कि भाई जो हिंदू, जो बहुसंख्यक वर्ग है देश में, वो मुस्लिमों को दबाने का काम करता है, मुस्लिमों के अधिकारों पर रोक लगाने का काम करता है, मुस्लिमों की मौलिक सुरक्षा पर प्रहार करता है। लेकिन दूसरी तरफ ये क्या कह रहे हैं कि हम किसकी आवाज उठा रहे हैं? हम मुस्लिमों की आवाज उठा रहे हैं और हम दलितों की आवाज उठा रहे हैं। इस तरह पूरे देश में जातियों का खेल चल रहा है। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम वर्ग विभाजित नहीं है या मुस्लिमों में जातियां नहीं होती हैं, लेकिन ये कभी चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि अगर ये जातियों की चर्चा करने लगे तो जो मुस्लिम वर्ग आज एक है दिखने में, वो विभाजित हो जाएगा, वो वोट बैंक बट जाएगा और इनकी सियासत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। अगर संप्रदाय के लिहाज से देखा जाए तो शिया, सुन्नी, अहमदिया और सूफी 4 वर्गों में मुस्लिम बटा हुआ है। अब आप जाति में देखिए तो इनमें 3 वर्ग आते हैं, एक अशरफ, एक अजलाफ और एक अरजाल। इन तीनों को आप समझेंगे तो जो अशरफ वर्ग होता है, ये मुस्लिमों में उच्च जातियों का माना जाता है, जिसमें पठान, मुगल, इस तरह की जाति आती हैं जिन्हें बेहद उच्च वर्ग का माना जाता है, जिनका संबंध भारत से नहीं बल्कि बाहर से माना जाता है, यहाँ ये अरब से आए थे। इसके बाद आते हैं अजलाफ। अजलाफ में जो कर्म व्यवस्था के लिहाज से वर्गीकरण होता है, जैसे हिंदुओं में होता है, कोई क्षत्रिय है, कोई आप इसमें कोई बढ़ई है, कोई इसमें बनिया है, इस तरह से ओबीसी वर्ग में भी होता है, इसमें अजलाफ में होता है, जिसमें कोई कामगार है, कोई बढ़ई है, कोई दूसरा है, उस तरह की जातियां जो मुस्लिमों में होती हैं वो होती हैं। और इसके बाद आता है अरजाल। इस वर्ग में मुस्लिमों में जो निम्न स्तर की जातियां होती हैं, निचले तबके की, उन्हें रखा जाता है, जिसमें हलाल वालों को रखा जाता है, कसाई और इस तरह की जातियां रहती हैं। अब जब ओवैसी मुस्लिमों की बात करते हैं तो वो कभी नहीं कहते कि हम ये जो बात कर रहे हैं भाई, हम ये अशरफ के लिए कर रहे हैं या अजलाफ के लिए कर रहे हैं या रिजाल के लिए कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जब ये हिंदुओं की बात करते हैं तो तोड़ने की पूरी राजनीति करते हैं। ये आपकी मानसिकता में भरते हैं कि आप हिंदू नहीं हैं, आप दलित हैं, आप आदिवासी हैं, आप पिछड़े वर्ग से हैं। और जब ये आपकी मानसिकता में भर जाता है तो आप भूल जाते हैं कि भाई आप असल में हैं कौन। और यही है असल खेल, कि आपको जातियों में बांध कर रखा जाए, क्योंकि जब आप जातियों के बंधन में रहेंगे तो आपकी पहचान छोटी हो जाएगी। जब आप जाति के बंधन में रहेंगे तो आपका दायरा छोटा हो जाएगा, आपकी पहुंच छोटी हो जाएगी, आपका वर्ग छोटा हो जाएगा, आपका समुदाय छोटा हो जाएगा। कैसे? अब मैं दलितों की बात करता हूं। भारत में करीब 16% दलित हैं। अब ये 16% को अलग कर दिया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि जो भारत के 80% हिंदू हैं, उनसे ये 16% अलग कर दिया जाए। जब ये भारत के बहुसंख्यक वर्ग से अलग हो जाएंगे तो ये भी एक अल्पसंख्यक बन जाएंगे। इस तरह हिंदुओं को तोड़ने का काम किया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि आप 16% होकर कमजोर हो जाएंगे, और जब एक बार आप कमजोर हो जाएंगे, जब एक बार दलित कमजोर हो जाएंगे, तब ये प्रहार आप पर शुरू करेंगे। प्रहार तो पहले से होता आया है, लेकिन अभी दिखावा होता है। अभी कहा जाता है कि ये आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी कहा जाता है कि ये आपके हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हक कहां तक सीमित है? कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तक, जो नाम मात्र के तो अध्यक्ष हैं, लेकिन उन्हें खुद कहना पड़ता है दलित होकर भी कि भाई मैं हाईकमान से पूछूंगा, फिर पार्टी में कौन सा पंफलेट छपवाना है वो बताऊंगा। इस तरह दलितों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अखिलेश यादव पार्टी के अध्यक्ष खुद बनकर बैठ गए हैं। अवधेश प्रसाद को उन्होंने क्यों नहीं बना दिया पार्टी का अध्यक्ष? अवधेश प्रसाद यादव अयोध्या से जीतकर, अवधेश प्रसाद पासी, माफ कीजिएगा, अयोध्या से जीतकर आए, उन्हें क्या पद मिला? कोई पद नहीं मिला।
हाँ, उन्होंने साधु संतों का आशीर्वाद ले लिया तो साइडलाइन अलग हो गए। इस तरह इस्तेमाल होता है। तो काटने का काम चल रहा है, बांटने का काम चल रहा है और इस साजिश में अब असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हो गए। देखिए, मैं ओवैसी की राजनीति का कभी भी प्रशंसक नहीं रहा हूं। ओवैसी की जो राजनीति रही है वो पूरी तरह से तुष्टीकरण की रही है। और तुष्टीकरण की राजनीति क्या, ओवैसी तो एक वर्ग के ही नेता हैं। उनका काम ही है हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलना, हिंदुओं के खिलाफ बोलकर अपने वोट बैंक को उत्साह भरना, बताना कि देखिए हम आपके लिए क्या क्या करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करना। अभी तक गिड़गिड़ा रहे थे महागठबंधन से कि महागठबंधन में हमको रख लो, हमको रख लो, हमको रख लो। जब ओवैसी को महागठबंधन में नहीं रखा, उसके बाद तेजस्वी ने इन्हें उग्रवादी कह दिया। यह समझिए आप मानसिकता। इन्हीं ओवैसी को भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिन्हें ये कह रहे हैं कि आरएसएस अंग्रेजों के तलवे चाटती थी, उसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकलकर आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओवैसी को भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए दुनिया भर में भेजा। ये ओवैसी को भारत ने दिया, ओवैसी को आरएसएस ने दिया, भाजपा ने दिया। और जिससे हाथ मिलाने जा रहे थे, जिससे दोस्ती करने जा रहे थे महागठबंधन, उसने क्या दिया, उसने ओवैसी का नाम आतंकवाद की फहरिस्त में जोड़ दिया, उग्रवाद बता दिया, दहशतगर्द बता दिया। तो ओवैसी ठीक है, देश के बाहर की जो ताकतें हैं उनके खिलाफ तो दहाड़ भरते हैं, लेकिन देश के भीतर ओवैसी अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं। देश के भीतर आते ही ओवैसी सिर्फ और सिर्फ एक राजनेता बनकर ठहर जाते हैं। भाई, अगर आप देश के बाहर भारत की रक्षा के लिए खड़े होते हैं, उतनी ही जिम्मेदारी आपकी देश के भीतर भी बनती है। नहीं तो आप बाहर, आपका फिर भारत के लिए आवाज उठाना कोई मतलब का नहीं रह जाएगा। आप दुनिया में जाकर कहते हैं कि हम एक हैं भारत, लेकिन जब आप भारत आते हैं तो आप हिंदुओं में दलितों को काट कर बता रहे हैं, हिंदुओं में आदिवासियों को काट कर बता रहे हैं। यह भारत में चल रहा है। इससे बचना है, जातिवाद के बंधन से दूर होना है और एक रहना है। पूरा भारत जिसकी संस्कृति एक है वो हिंदू संस्कृति है। ये असदुद्दीन ओवैसी जाकर इंडोनेशिया को थोड़ा सा सीख देकर नहीं आएंगे, जहां पर आज भी भारतीय और हिंदू संस्कृति की रीत चली आ रही है, क्योंकि वहां वाले तो इनको मुस्लिम ही नहीं मानेंगे। वो तो कह देंगे भाई आपकी 4 पीढ़ी तो पहले हिंदू थी, ब्राह्मण थी। खैर, मैं इन सब चीजों पर नहीं जाऊंगा, लेकिन जिस लिहाज से ओवैसी का यह बयान आया है, उस बयान ने ओवैसी की खोखली राजनीति को, मुझे लगता है कि एक बार फिर से देश के सामने लाकर खड़ा कर दिया है।